हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। मैं अभी 18 बरस का ही हुआ था, जैसे कि जवानी की दहलीज पर कदम रखा हो। दुनिया की हर चीज़ रंगीन और हसीन लगने लगी थी। मेरी 30 साल की चाची, जिनकी शादी को अभी 2 बरस ही हुए थे, दिखने में बेहद हसीन और जमील थी, जैसे कोई चांद का टुकड़ा हो। नूर बरसता हुआ चेहरा था उनका। मेरे चाचा जान, जो एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर थे, बाहर मुल्क में काम करते थे, इसलिए चाची अपनी हर बात मुझसे शेयर करती थी। वो मुझे अपना राजदार, अपना दोस्त मानती थी। जैसे हम उम्र हों, वो मेरी काफ़ी फिक्र करती थी और मुझसे बातें करती रहती थी। वो हर वक्त मेरे आस पास मंडराती रहती, जैसे कोई साया साथ रहता है। उनकी निगाहें मुझ पर ही टिकी रहती थीं। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, दोपहर का वक्त था, बाहर कड़ी धूप थी और घर में एसी की ठंडी हवा का माहौल बिल्कुल शांत था। नहाने के बाद मैं कपड़े बदल रहा था। अचानक से कमरे में चाची आ गई। जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, चाची के होश उड़ गए। थोड़ी देर तक वो मुझे इसी तरह खामोशी से देखती रही। फिर वो बहाना बनाते हुए मुझसे कहने लगी, रेहान, मैं तुम्हें कपड़े पहनने में मदद कर देती हूँ। मैंने भी चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। कपड़े पहनाते समय चाची जानबूझकर मुझे इधर उधर छूने की कोशिश करने लगी। अचानक चाची ने मेरा हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम रेहान है और मैंने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा है, जैसे किसी नए सफ़र की शुरुआत हो। दुनिया नई और दिलचस्प लग रही थी। मैं स्कूल पास करके अभी कॉलेज में आया हूँ और मैं ग्रेजुएशन के पहले साल की पढ़ाई करता हूँ। अभी मेरे घर में मेरे और मेरे अब्बा जान के अलावा और कोई नहीं रहता है। जैसे घर सूना पड़ा रहता हो, एक खामोशी सी छाई रहती हो। मेरे अब्बा जान काम ख़त्म करके शाम को घर लौटते थे। थके हारे दोपहर को कॉलेज से वापस घर आने के बाद मेरी देखभाल और घर के काम करने के लिए घर पर कोई नहीं होता था। जैसे घर बेचिराग हो, उदास सा। इसलिए मेरे अब्बा जान ने मेरे चाचा जान से बात करके चाची सलमा को हमारे घर कुछ दिनों के लिए बुला लिया था। जैसे किसी फरिश्ते को बुला लिया हो या जैसे कोई रहमत आ गई हो। मेरे चाचा जान काम के सिलसिले में बॉम्बे रहते हैं। वो वहाँ एक बड़ी कंपनी में ऊंचे ओहदे पर काम करते थे। उनकी शादी को अभी 2 बरस ही हुए हैं। मेरी चाची भी वहीं उन्हीं के साथ रहती हैं। वो दिखने में बेहद खूबसूरत और दिलकश हैं, जैसे कि कोई हुस्न की मलिका हो। मैंने उन्हें पहली बार शादी के वक्त ही देखा था। उसके बाद से वो मेरे चाचा जान के साथ बॉम्बे शिफ्ट हो गई थीं और कभी यहाँ वापस नहीं आईं। जैसे कोई परदेश चला जाए, अपने वतन से दूर। जब चाची सलमा बॉम्बे से यहाँ आईं तो मुझे देखते ही उन्होंने खुशी से अपने गले लगा लिया, जैसे बरसों बाद कोई अपना मिला हो, जैसे बिछड़ा हुआ कोई फिर से मिल गया हो। वो मुझसे मिलकर बहुत खुश हुईं और कहने लगीं कि रेहान, तुम तो बहुत जल्दी बड़े हो गए हो, माशाल्लाह, अब तो जवान हो गए हो। उनकी आवाज़ में प्यार और अपनापन था। मेरी चाची बहुत ही खुले मिजाज की थीं, बेतकल्लुफ़। जब उन्होंने मुझे गले से लगाया तो मेरे रोम रोम खड़े हो गए। एक सिहरन सी दौड़ गई पूरे जिस्म में। मेरी धड़कनें भी तेज़ हो गई थीं, जैसे दिल उछल रहा हो। एक अजीब सी कैफियत थी। फिर मैंने बातें करते करते उनका सारा सामान अपने कमरे में शिफ्ट कर दिया। वो मेरे कमरे में ही रहती थी, जैसे अब यही उनका ठिकाना हो, जैसे वो भी इस घर का हिस्सा बन गई हो। मैं भी खुशी खुशी अपना कमरा उनके साथ एडजस्ट कर रहा था, जैसे कोई ख़जाना मिल गया हो। एक नया एहसास था। उनके आने के बाद से दोपहर को जब मैं कॉलेज से घर आता तो खाना खिलाने से लेकर मेरी और घर की सारी देखभाल तक सारा काम चाची ही करती थीं, जैसे वो घर की मालकिन हो या जैसे मेरी बड़ी बहन हो। मैं अब 19 बरस का हो गया था। चाची को हमारे घर बुलाने का एक और सबब भी था। करीब 1 महीने पहले मुझे डेंगू और एनीमिया की शिकायत हुई थी, जिससे मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। बहुत कमज़ोरी आ गई थी, इसलिए मुझे अभी भी कमज़ोरी रहती थी। इसी वजह से मैं खुद से कोई काम नहीं कर पाता था, जैसे बेबस हो गया हूँ, किसी का मोहताज हो गया हूँ। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। चाची को घर आए कई दिन हो गए थे।
मेरे कॉलेज जाने से लेकर हमारे घर तक की पूरी जिम्मेदारी चाची ही उठा रही थी, जैसे वो मेरी माँ ही हो, मेरी परवाह करने वाली। एक रात अचानक मेरी नींद खुल गई। आधी रात का वक्त था, बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। मेरी नींद अचानक खुलने का सबब था, मेरे जिस्म पर किसी का लम्स होता हुआ महसूस हुआ। एक नाजुक सा स्पर्श, जैसे कोई धीरे से छू रहा हो, मुझे सहला रहा हो। वो हाथ कब से मेरे इधर उधर टच हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा चाची अचानक मेरे इधर उधर हाथ फेरने लगी, जैसे कोई अपना समझकर छू रहा हो, बेतकल्लुफ़ी से। मुझे पहले तो लगा ये सब चाची से गलती से हो गया है, जैसे नींद में किसी का हाथ लग जाए, एक बुरा ख्वाब। लेकिन धीरे धीरे चाची की कुछ ऐसी चीज़ें मेरे सामने आने लगीं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जो मुझे बेचैन कर रही थी। उस दिन मैंने पहली बार ये अजीब रवैया देखा था। मैं घबरा गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने उनसे इसलिए कुछ नहीं कहा कि शायद उनसे ये सब नींद में गलती से हुआ हो, जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो और सुबह भूल जाएगा। लेकिन अगले दिन भी चाची ने फिर से वैसा ही कुछ किया और ये सिलसिला लगातार 5-6 दिन तक चलता रहा। चाची के इस अजीब रवैये को सहने के बाद मैं अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था। मैंने आखिरकार तय किया कि अब मैं इनसे इस रवैये के बारे में बात करूँगा। मुझे ये सब थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था। अगले दिन जब मैं कॉलेज से दोपहर में अपने घर आया और खाना खाते वक्त माहौल थोड़ा तनावपूर्ण भी नहीं था, तो मैंने उनसे बातों ही बातों में हिचकिचाते हुए वो सवाल किया, जैसे दिल का बोझ हल्का कर रहा हूँ, जैसे कोई राज खोल रहा हूँ। तब मैंने चाची से कहा कि पिछले दिनों से रात को सोते वक्त आप मेरे पर अलग अलग जगह पर हाथ क्यों फेरती हैं? क्या आपको कोई अजीब ख्वाब आ जाते हैं, या कोई वहम है, या फिर कोई और बात है? जैसे ही मैंने चाची से ये सवाल किया, उनके चेहरे के हाव भाव ही बदल गए थे, जैसे रंग उड़ गया हो। उनके चेहरे पर घबराहट और शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। उन्होंने नज़रें चुराते हुए आवाज़ में थोड़ी सी घबराहट के साथ कहा कि शायद जब मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ तो हो सकता है गलती से मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर आ गया हो। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था बेटा। पहले तो मैं सोचने लगा कि ये सब एक दिन हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, लेकिन रोज़ रोज़ कैसे? ये बात मेरे जहन में एक कांटे की तरह चुभ रही थी, एक सवाल बनकर घूम रही थी। लेकिन फिर मैंने चाची की बातों पर एतबार कर लिया, उनका लिहाज किया, उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहा। पर उसके पीछे का सच कुछ और ही था। ये तो बस एक ज़ाहिरी पर्दा था, हकीकत छुपाने का, जैसे किसी किताब का गलत कवर। अगली रात सोने के कुछ देर बाद ही अचानक ही मेरी नींद खुल गई, जैसे कोई धीरे से पुकार रहा हो, कोई ख्वाब अधूरा रह गया हो। इसी वजह से मेरी आधी रात में ही नींद टूट गई थी। उस वक्त मैं उठा और मैंने देखा कि चाची अपने बिस्तर पर नहीं थी, जैसे कोई साया गायब हो गया हो। कमरा सूना लग रहा था। मुझे लगा कि वो शायद पानी पीने या टॉयलेट गई होंगी। ये सोचकर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर करवट बदलकर सोने की कोशिश की, लेकिन जब वो काफ़ी देर तक नहीं आई और कमरे के बाहर भी नहीं थी, तब मैं उठकर चाची को ढूंढने लगा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अनजाना सा डर था। बाहर आने के बाद मैंने देखा कि चाची इतनी रात गए बाहर बगीचे में टहल रही थी। चांदनी रात में वो और भी हसीन लग रही थी, जैसे कोई चांद का टुकड़ा ज़मीन पर उतर आया हो। हवा में उनके बालों की खुशबू फैली हुई थी। मैंने चाची की ओर जाने का सोचा। दिल में एक खौफ भी था कि कहीं वो मुझे देख न लें, और एक कशिश भी थी, एक अनजाना सा खिंचाव। पर तभी चाची मेरे कमरे की ओर आने के लिए पलट गई। अगर उस वक्त मुझे चाची देख लेती तो शायद उन्हें लगता कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ, उनकी जासूसी कर रहा हूँ। इसलिए उनके देखने से पहले ही मैं दबे पांव अपने कमरे की ओर वापस आ गया, जैसे कोई चोर पकड़ा जाने के डर रहा हो। दिल जोर से धड़क रहा था। कुछ ही देर में चाची भी कमरे में आईं और आते ही वो अपने बिस्तर पर लेट गईं और सो गईं। लेकिन उनका वही अजीब रवैया फिर से शुरू हो गया। वो फिर से मेरे जिस्म पर हाथ फेरने लगी, जैसे नींद में कोई बेखुदी में हो, किसी और ही दुनिया में खोया हुआ हो। चाची ऐसा अजीब रवैया क्यों कर रही थी, ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। ये एक राज था जो मेरी समझ से परे था।
जैसे कोई उलझी हुई गुत्थी। पर एक बात मुझे ज़रूर समझ आ गई थी कि वो बाहर जाती हैं और फिर मेरे जिस्म पर हाथ फेरती हैं। ये एक सिलसिला बन गया था, एक रस्म सी बन गई थी। चाची आखिर रात में बगीचे में करती क्या है, ये जानने की मेरी ख्वाहिश, ये सुलगता हुआ सवाल मेरे दिल में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे कोई आग अंदर ही अंदर जल रही हो। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन दोपहर में घर पर मैं और चाची ही थे। घर में एक खामोशी छाई हुई थी, जैसे कोई राज छुपा हो। चाची मुझे खाना खिला रही थीं, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है, प्यार से। पर उनकी आंखों में एक उदासी थी। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा मुस्कुराते हुए, शरारत भरे अंदाज में, माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए चाची से सवाल किया कि चाची, आप माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हैं। जैसे कोई हुस्न की परी हो, जैसे कोई आसमान से अप्सरा उतर आई हो। इस पर उनका कोई जवाब नहीं आया। वो बस मुस्कुरा दी। उनके गालों पर लाली दौड़ गई, जैसे कोई फूल खिल उठा हो। फिर मैं अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा। थोड़ी देर के बाद जब मैं पानी पीने बाहर निकला तो उस वक्त वो अम्मी के कमरे में थी। जब मैं उस कमरे के पास गया तो मुझे चाची वहाँ कुछ अलग ही रूप में दिखी, जैसे कोई हूर हो, जैसे कोई ख्वाब हो। वो अभी अभी नहाकर बाहर आई थीं। उनके बालों से पानी टपक रहा था, जैसे मोती बिखर रहे हों। कपड़े पहनकर वो अपनी खूबसूरती को आईने में निहार रही थीं, जैसे वो कोई 20 बरस की लड़की हो, अपनी अदाओं पर इतरा रही हो। खुद मैं खोई हुई। मुझे देखते ही चाची थोड़ी शर्मा गईं। उनके चेहरे पर एक हल्की सी शिकस्त आ गई, जैसे कोई राज खुल गया हो। उस वक्त वो मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे बातें करने लगी, जैसे कुछ छुपा रही हो, कुछ कहना चाहती हो। मुझे देखकर उन्होंने बनावटी नाराज़गी से और शरारत से कहा कि अच्छा, अब आ ही गई हो तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। लेकिन उस वक्त मैं पढ़ाई करके आया था और मुझे हल्की फुल्की भूख भी लगी थी, इसलिए मैं वहाँ गया था। लेकिन चाची तो मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनने को बेताब हो गई थी, जैसे कोई प्यासा पानी के लिए तरस रहा हो, जैसे कोई इनाम का मुंतज़िर हो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आईने के सामने ले गईं। एक हाथ मेरे कंधे पर रखकर वो मेरे पीछे खड़ी हो गई। उनकी सांसों की गर्मी मुझे महसूस हो रही थी। एक अजीब सा एहसास था। उन्होंने नज़ाकत से धीमी आवाज़ में कहा कि रेहान, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं किसी से कम खूबसूरत लगती हूँ? क्या मैं अब भी जवान लगती हूँ? क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? लेकिन मैं अभी अभी पढ़ाई करके आया था और मेरा सर भारी भारी सा लग रहा था। इसलिए मैंने बेदिली से, बिना ज़्यादा सोचे समझे, अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला कि चाची, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है क्या? ये देखकर मेरी चाची हंस पड़ी। उनकी हंसी में एक शरारत थी, एक शिकवा था। उन्होंने कहा कि मैंने तो तुम्हें बड़ा समझा था, लेकिन तुम अब भी बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हो। अभी नादान हो, दुनियादारी से अनजान हो। कोई बात नहीं, अब तुम्हें समझदार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं आती हूँ। उस वक्त मैं उस कमरे से बाहर आ गया। कुछ ही देर में उन्होंने मुझे खाना दिया। फिर मैंने उस रात सच जानने का तय कर लिया था, जैसे कोई कसम खा ली हो, जैसे कोई मिशन हो, क्योंकि मुझे जानना था कि चाची वहाँ क्यों जाती है। उस राज से पर्दा उठाना था, उस गुत्थी को सुलझाना था। रात में सोने के बाद कुछ ही देर में मैंने अपनी आंखें खोली। मैं जानबूझकर सोया हुआ होने का नाटक कर रहा था, जैसे कोई जासूसी किसी का पीछा कर रहा हो। फिर मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकला। फिर पानी पीने किचन में जाकर बाहर बगीचे में आ गया, जैसे कोई चोर चुपके से कहीं जा रहा हो। चाची वहीं बैठी मोबाइल में कुछ देख रही थी। चांद की रोशनी में उनका चेहरा और भी निखर रहा था, जैसे कोई ख्वाब हो। वो मंजर देखकर कुछ बातें मेरी समझ में आ गईं। मुझे जो समझना था वो मैं समझ चुका था। एक हकीकत मुझ पर वाज़ेह हो गई थी, जैसे कोई पर्दा उठ गया हो। मैं समझ गया था कि चाची के दिल में कुछ और ही चल रहा है, कोई दबी हुई ख्वाहिश है, कोई अरमान है। उसके बाद मैं कमरे में आकर सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कोई ख्वाब देखकर भूल गया हो। अब मुझे उनसे अकेले में बात करनी थी। इस रात से पर्दा उठाना था, अपने दिल का बोझ हल्का करना था। देखते ही देखते 3 दिन और बीत गए। अब मेरे कॉलेज से सर्दियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं और मेरे अब्बा को ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था।
میرے ابو وہاں جاتے جاتے مجھ سے بول گئے کہ میرے امتحان آنے والے ہیں، اس لیے اب میں چھٹی کا استعمال اپنے سلیبس کی تیاری کرنے میں کروں، جیسے کوئی نصیحت کر رہا ہو۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں اور چاچی دونوں ہی اکیلے تھے۔ پورے گھر میں ہم صرف دو ہی تھے، جیسے اس ویران گھر میں بس ہم دو ہی رہ گئے ہوں۔ ہم دونوں اسی دوران کافی اچھے اور قریبی دوست بن گئے تھے، جیسے ہم راز ہوں، جیسے جگری دوست۔ ہم دونوں اپنی ساری باتیں ایک دوسرے کو بتاتے اور ایک دوسرے سے مذاق بھی کرتے رہتے، جیسے کوئی ہم عمر ہو، کوئی بچپن کا ساتھی۔ ایک دن میں نے چاچی سے ایسے ہی بات کرتے ہوئے ماحول کو تھوڑا جذباتی بناتے ہوئے ان کے دل کی بات جاننے کی کوشش کرتے ہوئے سوال کیا کہ چاچی، آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ آپ کو بھی کوئی ایسا چاہیے جو آپ سے بے پناہ پیار کرے، آپ کی بہت دیکھ بھال کرے، آپ کو سمجھے، آپ کے دل کی بات جانے۔ جیسے ہی میں نے یہ بات کہی، ان کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، جیسے کسی نے جھیل سے موتی بکھیر دیے ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ ریحان، تم نے سچ میں میرے دل کی گہرائیوں کو چھو لیا۔ تمہارے چاچا تو صبح سے شام تک کام میں ہی لگے رہتے ہیں، گھر آتے ہی تھکے ہارے بستر پر گر پڑتے ہیں۔ اس آپا دھاپی میں انہیں میرے لیے ذرا بھی وقت نہیں ملتا۔ ان کی آواز میں ایک درد تھا، ایک تنہائی تھی جو صاف جھلک رہی تھی۔ چاچی روتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگانے لگی، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو لگاتی ہے، اور کہنے لگی کہ میں تمہیں نادان بچہ سمجھتی تھی، مگر تم تو وقت سے پہلے ہی سمجھدار ہو گئے ہو، تم میرے دل کا حال جان گئے۔ تمہاری یہ بات سن کر مجھے تمہارے اندر ایک باشعور، سنجیدہ آدمی نظر آ رہا ہے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے ایک الگ ہی احترام تھا۔ پھر چاچی کا رویہ میرے لیے دن بدن بدلتا چلا گیا، جیسے پتجھڑ کے بعد بہار آ جائے۔ اس کے اگلے دن جب میں نہا کر کپڑے پہن رہا تھا، تب جینس کی زپ لگاتے وقت اچانک وہ اٹک گئی اور مجھے ایک تیز درد کا احساس ہوا۔ میں درد سے کرہاں اٹھا۔ چاچی میری آواز سن کر فوراً آئی اور پوچھا کیا ہوا۔ میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے فکر مندی سے کہا کہ دکھاؤ، میں ٹھیک کر دیتی ہوں۔ میں شکر گزار تھا کہ انہوں نے میری مدد کی، ورنہ میں بہت پریشان ہو جاتا۔ اس دن کے بعد سے چاچی کا ویوہار میرے پرتی اور بھی زیادہ بدل سا گیا تھا، جیسے وہ میری اور بھی زیادہ فکر کرنے لگی ہو۔ آج چاچی نے بلیک رنگ کا ایک ریشمی لباس پہنا ہوا تھا، جو ان کے حسن کو اور بھی زیادہ نکھار رہا تھا۔ وہ چاندنی رات میں کھلے گلاب کی طرح لگ رہی تھی۔ میں انہیں بس دیکھتا ہی رہ گیا، جیسے کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں۔ ان کی خوبصورتی واقعی قابل تعریف تھی، جسے لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کے بعد وہ کچن سے میرے لیے ناشتہ لانے لگی۔ کچن میں جاتے وقت انہوں نے شرارت سے میرا موبائل بند کر دیا تھا۔ چاچی ناشتہ لے کر میرے کمرے میں آئیں اور مجھے کھانے کے لیے کہا۔ ہم دونوں ساتھ میں ناشتہ کرنے لگے اور کچھ باتیں بھی کی۔ ناشتے کے بعد مجھے تھکان محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا اور سو گیا۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، شاید اسی لیے مجھے بار بار تھکان اور نیند آ رہی تھی۔ لیکن جب شام کو میری آنکھ کھلی تو مجھے کمزوری سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کسی نے ساری طاقت میرے اندر سے نکال لی ہو۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں کب سویا تھا۔ دماغ بھاری ہو گیا تھا اور میں وہیں بستر پر بیٹھ گیا، الجھن اور حیرت سے گھرا ہوا۔ کچھ دیر بعد چاچی میرے کمرے میں آئیں۔ ان کے چہرے پر ایک دلکش اور سکون بھری مسکراہٹ تھی، جیسے کسی خواب کی تعبیر مل گئی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ریحان، مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے یہاں ہونے سے میری زندگی میں اتنی خوشیاں آ جائیں گی۔ ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، ایک گہرا احساس تھا۔ میں چاچی کی باتوں کو بالکل نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی دیر کیوں سوتا رہا۔ میں نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا، کیونکہ میں اپنے ہی خیالوں میں گم تھا، ایک عجیب سی کشمکش میں پھنسا ہوا تھا۔ اس دن میرے بدن میں کافی درد تھا۔ رات کو میں نے چاچی سے کہا کہ کیا وہ تھوڑی مالش کر سکتی ہیں۔ وہ فوراً تیار ہو گئیں اور تیل لگا کر میرے بدن کی مالش کرنے لگی۔ ان کی مالش سے مجھے کافی آرام ملا اور میں تھوڑی دیر میں سو گیا۔ اس دن کے بعد جیسے جیسے دن گزرتے گئے، چاچی مجھے اور بھی زیادہ خوش دیکھنے لگیں۔ ان کے چہرے پر ایک الگ ہی نور تھا۔ لیکن قریب 2 بجے کے بعد جب بھی میں نیند سے اٹھتا تو وہ مجھے بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی۔ نیند سے اٹھنے کے بعد جب بھی میں ناشتہ کرنے جاتا، لیکن چاچی ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی
कि आज तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया, मेरा दिल बाग बाग कर दिया। मैं उन्हें किस तरह खुश कर रहा था ये मुझे खुद भी नहीं पता था। फिर चाची मुझसे जो कहती थी ये सुनकर मुझे अच्छा लगने लगा था। एक अजीब सी खुशी महसूस होती थी। शुरू में मुझे चाची से तैयार होने में शर्म सी आती थी, लेकिन अब मैं बिना शर्म के तैयार होने लगा था, जैसे ये एक रोज़ का मामूल बन गया हो। फिर कुछ दिनों में चाची और मेरे बीच एक ख़ास रिश्ता बनने लगा, एक ऐसा रिश्ता जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता, एक स्नेह और फिक्र का रिश्ता। और मुझे धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगा था, जैसे ज़िंदगी एक नए रंग में रंग गई हो। फिर थोड़े दिनों बाद पापा भी अपने काम से फारिग होकर घर आ गए थे। फिर भी मेरी चाची ने मेरा बहुत ख्याल रखा, जैसे मैं उनका अपना बेटा हूँ। फिर एक दिन बॉम्बे से मेरे चाचा का फ़ोन आया कि उन्हें मेरी चाची की बहुत ज़रूरत है। उनके घर में काम करने वाला कोई नहीं है, इसलिए अब उन्हें चाची की सख्त ज़रूरत है। और फिर उसके अगले ही दिन चाची को बॉम्बे जाना पड़ा, जैसे मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा मुझसे जुदा हो गया हो। लेकिन अब मुझे चाची की बहुत याद आती थी, एक बेचैनी सी रहती थी। उनसे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। मेरे लिए वो एक दोस्त से भी बढ़कर थी, एक रहनुमा थी, एक हमदर्द थी। जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जल्द ही तुम्हारे पास वापस आऊँगी। ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है। उनकी आंखों में एक वादा था, एक उम्मीद थी। चाची के साथ ये कैसा रिश्ता था मैं खुद भी नहीं जान पाया, लेकिन उन्हें मेरी बहुत फिक्र रहती और मैं उन्हें आज भी मिस करता हूँ। अगर आपके जीवन में भी कोई आपकी इतनी केयर करने वाला है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। मेरा नाम अजय है और मैं बिजली विभाग में काम करता हूँ। मेरी एक खूबसूरत पत्नी और 1 साल का प्यारा सा बेटा है। हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। हमने लव मैरिज की थी, इसलिए शादी से पहले से ही मेरी पत्नी के घर पर मेरा रोज़ आना जाना लगा रहता था। मेरी पत्नी का परिवार छोटा था। उनके घर में उनकी माँ थी, बाप, एक छोटी बहन। उसकी छोटी बहन से तो मैं शादी से पहले ही काफ़ी घुल मिल गया था। ससुर जी रिटायर्ड पुलिस वाले हैं, सासू माँ हाउस वाइफ हैं और साली MBBS कर रही है। ससुर जी के रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला उसे समझदारी से उन्होंने निवेश किया, जिससे घर की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी। अब वे अपने एक दोस्त के साथ साझेदारी में बिजनेस करते हैं, इसलिए दिन भर व्यस्त रहते हैं। मैं एक अच्छी पोस्ट पर बिजली विभाग में काम करता हूँ और मेरी पत्नी एक HDFC बैंक में मैनेजर के पद पर काम करती है। हमारे बेटे की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी सासू माँ ने खुद ही उठा ली। वो इस काम को खुशी खुशी करती हैं, क्योंकि ये उनके लिए एकमात्र मनोरंजन भी है। सच कहूँ तो मेरी सासू माँ ने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनकी 2 बेटियां हैं और उनकी उम्र 45 साल है। उनका शरीर पहले से ही एक मलयालम अभिनेत्री जैसा है, इसलिए उनकी डिलीवरी के बाद भी शरीर पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। उनकी लंबाई करीब 5 फीट 5 इंच है, घुटनों तक लंबे काले घने बाल, हल्के भूरे रंग की आंखें और उनका शरीर एकदम संतुलित है। उम्र के हिसाब से थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, लेकिन चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं आई है। साफ सुथरी गोरी त्वचा और एक आकर्षक महिला हैं। कुल मिलाकर किसी भी पुरुष को आकर्षित करने के लिए जो चाहिए वो सब उनके पास है। जब से मैंने उन्हें पहली बार देखा था तभी से मेरा मन उनके लिए आकर्षित हो गया था, लेकिन समाज के नियम, संस्कार और रिश्ते नाते सोचकर मैं अपने मन को समझा लेता था। शादी के बाद जब मेरा बेटा पैदा हुआ और पत्नी को 4 महीने में नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी, तब सासू माँ ने बेटे की देखभाल अपने हाथों में ले ली थी। इसी वजह से मुझे रोज़ बेटे को छोड़ने और लेने के लिए ससुराल जाना पड़ता था। इसी बहाने मुझे सासू माँ से मिलने का मौका भी मिल जाता था। उनसे रोज़ मिलने और बातचीत करने के बाद मेरे अंदर दबे हुए विचार फिर से उभरने लगे थे। तब मैंने ठान लिया था कि एक दिन उनसे अपने मन की बात ज़रूर करवाऊंगा। कई दिनों तक तो मैंने कोशिशें की,
लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसी बीच ससुर जी के किसी रिश्तेदार का निधन हो गया और उन्हें 7 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। बेटी भी उनके साथ चली गई थी और घर में सिर्फ मैं और मेरी सासू माँ रह गए थे। विधि के दिन मुझे और मेरी पत्नी को छुट्टी लेनी पड़ी। कार्यक्रम के बाद बचा हुआ खाना घर ले जाने के लिए डिब्बों की ज़रूरत थी और ये काम मुझे और सासू माँ को करना था। हम डिब्बे लेने मेरे घर पर गए। सासू माँ को पता था कि घर में क्या क्या और कहाँ पर रखा है। डिब्बे उठाने के दौरान मैंने अचानक किचन में ज़ोर से गिरने की आवाज़ सुनी। तब दौड़कर देखा तो सासू माँ ज़मीन पर गिरी हुई थीं। तब वे अलमारी पर रखे हुए डिब्बे उतारने की कोशिश कर रही थीं और शायद इसीलिए गिर गई थीं। उनके पैर में चोट आ गई थी जिससे चलने में दिक्कत हो रही थी। तब मैंने उन्हें सहारा देकर उठाया और बाहर के कमरे तक ले गया। इसी दौरान कई बार हमारा हाथ एक दूसरे से टकराया जिससे मेरे अंदर अजीब सी भावना जाग उठी थी। सासू माँ ने कहा, जमाई बाबू, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ मलहम या दवाई दे दो। मैं तुरंत अंदर गया और मुंह उठाकर ले आया और अपनी सासू माँ के हाथों में दे दी। तब उन्होंने बताया कि उनके तलवे और घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा, इसे आप घुटने और तलवों पर लगा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन साथ ही पूछा, तलवे पर मलहम आप लगा देंगे जमाई बाबू? पहले तो मुझे थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन फिर मन में सोचा कि इसी बहाने आज पैर छूने का मौका मिलेगा। बाकी बातें बाद में देख लेंगे। पता नहीं उन्हें क्या लगा, लेकिन उन्होंने तुरंत कहा, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो रहने दीजिए। तब मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं लगा देता हूँ। ये कहते ही उनके चेहरे पर संतोष के भाव दिखाई दिए। फिर मैंने उनका पैर अपने हाथ में लिया और तलवे पर हल्के हाथ से मलहम लगाकर मालिश करने लगा। दर्द वाली जगह पर हल्के और बाकी हिस्सों पर थोड़े ज़ोर से दबाव देते हुए मसाज करता रहा। थोड़ी देर बाद उनसे पूछा, अब कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। फिर मैंने पूछा, और मसाज करूं क्या? उन्होंने तुरंत कहा, हाँ। इसके बाद मैंने धीरे धीरे पूरे तलवे की मालिश शुरू कर दी। अब अपने अनुभव के आधार पर मैं जान गया था कि कहाँ कहाँ दर्द हो सकता है। फिर कुछ मिनटों के बाद पूछा, सासू माँ, अब कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा, अब आराम महसूस हो रहा है, बस अब ठीक है, अब मैं घुटनों पर खुद लगा लूँगी। तब तक आप बेटी के कपड़े देख लीजिए। उनके ऐसा कहने से मेरा सारा उत्साह ठंडा पड़ गया, लेकिन मैंने हिम्मत करके कहा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं घुटनों की भी मालिश कर देता हूँ। मुझे पता नहीं था कि उनका जवाब क्या होगा, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, तलवों पर मलहम लगाते में इतना झिझक रहे थे, अब घुटनों पर लगाने के लिए तैयार हो गए। इस सवाल से मैं चौंक गया, समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। तभी वो बोली, अगर तुम लगाना चाहते हो तो लगा दो, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर मैंने संभलते हुए कहा, मैं बस आपकी मदद के लिए कह रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए मलहम मेरे हाथ में दे दिया। फिर मैं खुश होकर उनके घुटनों की मसाज करने लगा। मैंने फिर से हाथ गोल गोल घुमाते हुए उंगलियों से दबाव देकर मालिश शुरू की। अब तक तलवों की मसाज करने के बाद घुटनों की मसाज कर रहा था। शुक्र की बात ये थी कि सासू माँ सीधी लेटी हुई थीं, इसलिए उन्हें ये सब दिखाई नहीं दे रहा था, वरना पता नहीं ये देखकर उनका क्या रिएक्शन होता। लेकिन मैं तो इस बात से खुश था कि इतने सालों में जो भी बातें मन के अंदर दबी हुई थीं, शायद वो आज पूरी हो सकती हैं। तब सासू माँ आंखें बंद करके मालिश का आनंद ले रही थी और उनके चेहरे से ये साफ झलक रहा था कि उन्हें इससे राहत मिल रही है। फिर भी मैंने पूछा, अब कैसा लग रहा है सासू माँ? और उन्होंने तुरंत जवाब दिया, बहुत अच्छा लग रहा है जमाई बाबू, आपके हाथों में तो जादू है। हालांकि एक चीज़ मैंने नोट की थी, उनके बोलने का लहजा अब थोड़ा बदला हुआ था। ये सुनकर मैं थोड़ा चौकन्ना हो गया, लेकिन इससे मेरी हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ गई। मैंने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा और धीरे धीरे मालिश करता रहा। कुछ देर बाद मैंने फिर से पूछा, अब कैसा लग रहा है सासू माँ? इस बार उनके चेहरे पर अलग ही भाव थे।
उन्होंने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये देखकर मेरा मन खुशी से भर गया। वो बोली, क्या बात है जमाई बाबू, और फिर पास आकर बैठ गईं। तब मैंने कहा, क्या अब भी मुझे जमाई बाबू ही कहकर बुलाओगी? अब तो सिर्फ मुझे अजय कहो ना। इस पर वो बोली, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। उनकी ये बात सुनकर मैं खुश होकर तुरंत मान गया। तब उन्होंने अपनी एक शर्त बताई कि तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट हैं। इसी 20 मिनट में काम निपटाना होगा। तब मुझे समझ में आ गया था कि ससुराल में सास और ससुर के बीच अनबन चल रही होगी, लेकिन अब शायद ये समस्या ख़त्म हो रही थी। फिर करीब 20 मिनट बाद ही मेरा मोबाइल बजा। तब मैंने उठकर देखा तो मेरी पत्नी का फ़ोन था। उसने पूछा, कितनी देर और लगेगी? दफ्तर से निकले हमें करीब 2 घंटा हो गया है। तब मैंने कहा, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, और फ़ोन काट दिया। इसके बाद हमने जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर वहां से निकलने का फ़ैसला किया। सासू माँ की मुस्कान और उनके बदले हुए भाव मेरे मन में कई सवाल छोड़ गए थे, लेकिन उस पल में मैंने सब कुछ पीछे छोड़ते हुए सिर्फ उनकी खुशी और राहत को महसूस किया। हम दोनों तैयार होकर निकलने लगे। दरवाज़ा बंद करने से पहले उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, अजय, आज तुमने जो भी किया वो किसी ने कभी नहीं किया। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उनकी बातों में एक गहराई थी जो मुझे सोचने पर मजबूर कर गई। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे इसमें एहसान की क्या बात है सासू माँ, आपको खुश रखना ये तो मेरा फ़र्ज़ है। उन्होंने सर हिलाते हुए कहा, शायद तुम इसे फ़र्ज़ कहो, लेकिन मेरे लिए ये एक नई शुरुआत जैसा है। तब मैंने उनकी बात को समझने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा कुछ कहे बिना कार तक बढ़ गया। तब उनके चेहरे पर एक संतोष और अपनापन साफ झलक रहा था। रास्ते में मन में बस यही ख्याल था कि कभी कभी रिश्ते अपने असली मायने तब समझ में आते हैं जब हम दिल से किसी की मदद करते हैं। शायद आज का दिन हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत थी। हम घर पहुंचे तो मेरी पत्नी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, माँ का ख्याल रख रहा था। मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। उस रात मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। शायद कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं जहाँ शब्द कम लेकिन एहसास गहरे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें। हेलो दोस्तों, आज की कहानी मेरी और मेरी सौतेली माँ की है। कैसे मैंने अपनी माँ को शराब पिलाकर उस काम के लिए राज़ी किया, ये आप इस कहानी में जानेंगे। मेरा नाम राज है और मेरे परिवार में मेरी सौतेली माँ, पापा और दीदी और मैं था। दीदी की शादी के बाद हम 3 लोग ही रह गए थे। हम लोग एक कॉम्प्लेक्स में रहते थे। कोरोना के बाद सभी त्योहारों का जश्न बंद हो गया था। बाद में कोरोना तो नहीं था, लेकिन ज़्यादातर लोग तब घर से ही काम कर रहे थे। लेकिन कई लोग गांव चले गए थे। फिर 2021 के बाद में धीरे धीरे सोसाइटी फिर से भरने लगी थी। सभी त्योहार फिर से मनाए जाने लगे थे। दोस्तों, मेरी सौतेली मम्मी का नाम खुशबू है और वो अपने नाम की ही तरह सुंदर और खुले विचारों वाली है। वो बहुत ही समझदार है और मौक़ों का फ़ायदा उठाना अच्छी तरीके से जानती है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी सोसाइटी में एक बड़ी पार्टी का योजना बन रही थी। हमारी सोसाइटी में कुल 10 बिल्डिंग थी और तब सभी का एक साथ मिलकर जश्न मनाने का फ़ैसला हुआ। पार्टी के दिन मम्मी ने ब्लैक कलर की चमकीली साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज़ पहना हुआ था। तब वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। पार्टी से पहले कोरोना के कारण मम्मी ने अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान देना शुरू कर दिया था। तब वो घर में टी-शर्ट और पतली लेगी पहनकर योगा और प्राणायाम करती थी। उनके योगा करते समय में उनको छुप छुप कर देखा करता था। अब पार्टी के दिन में मम्मी के साथ पार्टी स्थल तक गया। जैसे जैसे लोग वहां आने लगे, माहौल और भी मज़ेदार होने लगा। बाकी महिलाएं भी एक से बढ़कर एक तरीके से सज धज कर आई थीं।
پھر پارٹی میں ڈانس کا कार्यक्रम شروع ہوا اور سبھی لوگ ناچنے لگے۔ تب میں نے بھی ایک بیئر کی بوتل اٹھائی اور کونے میں چھپ کر پینے لگا۔ ڈانس کے دوران ایک لڑکی جس کا نام نشا تھا وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے بات کرنے لگی اور پھر مجھے ایک آفر دی۔ نشا نے کہا چل میرے گھر پر، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تب میں نشے میں چور تھا، مجھے وہ سب کرنے کا بہت من کر رہا تھا۔ تب جیسے ہی میں اس کے ساتھ جانے والا تھا میری ممی وہاں پر آ گئی۔ وہ وہاں تک مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئی تھی، تبھی انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے پکارا۔ تب میں ڈر گیا اور پھر نشا وہاں سے چلی گئی۔ میں بھی ممی کے پاس چلا گیا۔ ممی نے کہا یہ پارٹی ہے تمہاری۔ تب میں نے بولنا شروع کیا تو انہیں میرے منہ سے بیئر کی بدبو آئی۔ انہوں نے پوچھا تو نے بیئر بھی پی ہے کیا؟ کیسی بدبو آ رہی ہے، شرم نہیں آتی؟ تب میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی اور کہا ممی اتنے سالوں میں پہلی بار پیا ہے، چلو نا آج کے دن سیلیبریٹ کر لینے دو۔ ممی نے کہا پارٹی چل رہی ہے مزہ کرو، لیکن یہ سب لکا چھپی مجھے پسند نہیں ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو پاپا کی عزت کا کیا ہوگا؟ تب میں نے کہا ممی آگے سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تب ممی بولی دیکھو بیٹا، گھر میں تھوڑا بہت چل جاتا ہے کیونکہ گھر کی بات گھر میں ہی رہتی ہے، لیکن باہر والوں کو بولنے کا موقع مت دو۔ تب میں نے کہا ٹھیک ہے ممی، اب آج کا دن خراب مت کرو، تم بھی انجوائے کرو۔ پھر میں نے ممی کا ہاتھ پکڑا اور پارٹی میں لے گیا۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد سامانیہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد لوگ باہر جانے لگے کیونکہ شراب ختم ہو گئی تھی۔ تب ممی مجھے ایک ٹیبل کے پاس لا کر بیٹھ گئی اور بولی مجھے شراب پینی ہے، جاؤ اسی کونے میں اور ایک بوتل لے کر آؤ جہاں پر تم پی رہے تھے۔ تب انہوں نے مجھے شراب لے کر اسی کونے میں آنے کو کہا اور خود اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ تب میں ایک بوتل لے کر آیا اور 2 گلاس وسکی بنایا اور وہاں پر گیا۔ ممی نے کہا 2 کیوں؟ میں نے کہا ایک تمہارے لیے اور ایک میرے لیے۔ تب وہ غصہ ہو کر مجھے دیکھنے لگی، لیکن میں نے انہیں منا لیا۔ پھر ہم نے چیئرز کیا اور ممی نے جلدی سے ہی اپنا پیک پی لیا۔ پھر انہوں نے میرا گلاس بھی لے لیا اور پینے لگیں۔ تب 2 گھونٹ پینے کے بعد میں نے گلاس ان سے لیا اور کہا میں اور لے کر آتا ہوں۔ تب مجھے ہنسی آ رہی تھی کیونکہ ممی پہلی بار ایسا کر رہی تھی۔ پھر میں نے بیئر کا ایک چھوٹا بوتل لے کر آیا اور تب دیکھ کر ممی ہنسنے لگی۔ پھر دوبارہ سے 2 پیک بنائے اور ایک ممی کو دیا۔ تب میں اپنے پیک ابھی آدھا ہی پی پایا تھا کہ ممی اپنا ختم کر کے بوتل سے ہی پینے لگی۔ اب کونے میں بیٹھ کر پوری ٹلی ہوئی ممی کو کک لگنے لگی تھی۔ پھر میں نے انہیں ہال میں لا کر بٹھایا اور خود بیئر پینے لگا۔ تب رات کے 11:55 ہوئے تھے جب لوگ پھر سے آنے لگے۔ سبھی لوگ چھت پر ایک دوسرے کو نئے سال کی شبھ کامنائیں دینے کے لیے گئے۔ تب میں اور ممی نیچے ہی رہے کیونکہ وہ تھوڑا نشے میں تھی۔ پھر میں نے ممی کو پکڑ کر نیو ایئر کا کاؤنٹ ڈاؤن کیا اور جیسے ہی 12 بجے میں نے انہیں گلے لگا لیا۔ تب میں نے پہلی بار ایسا کیا تھا۔ تب ممی کے گال سے پاؤڈر اور میک اپ کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے بھی گلے لگا لیا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ پکڑا۔ تب میں تھوڑا ہل گیا تھا لیکن پھر شانت ہو گیا، لیکن ترنت سے انہوں نے پھر ایسا کیا تو ہم کونے میں چلے گئے۔ اب پارٹی میں لوگ پھر سے ناچنے لگے تھے۔ تب ممی بھی ناچنے لگی اور پاپا ان کے ساتھ ڈانس کر رہے تھے۔ مجھے اب سہن نہیں ہو رہا تھا لیکن کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر بعد پاپا نے مجھے ممی کو گھر لے جانے کو کہا۔ تب میں نے ممی کو گھر لے جانے کی کوشش کی لیکن ممی نے کہا کہ وہ تھوڑی دیر اور رکنا چاہتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب ہم گھر پہنچے تب ممی نے کہا کہ انہیں اور دارو پینی ہے اور پھر وہ مجھ سے چپک کر ناچنے لگی۔ پھر ممی نے کہا کہ میرا ہاتھ ان کی کمر پر رکھوں اور اس طرح کر کے ہم دھیرے دھیرے ڈانس کرنے لگے۔ تب ممی نشے میں تھی اور میرے قریب آ رہی تھی۔ تب میں بھی دھیرے دھیرے اور آگے بڑھنے لگا اور ممی نے کوئی ورودھ نہیں کیا۔ جب میں نے اور قریب جا کر ہاتھ پھیرایا تو تب ممی نے کہا دھیرے دھیرے بیٹا، تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ سن کر میں اور بھی زیادہ خوش ہو گیا اور دھیرے دھیرے ناچنے لگا۔
थोड़ी देर बाद हम अलग हो गए और मम्मी सोफे पर बैठ गई। फिर उन्होंने अपने ऊपर के कपड़े निकाल दिए और सोफे पर रख दिए। वो आराम से बैठ गई थी। फिर मैं उन्हें देखता रहा और वो भी मुझे देखती रही। तब वो उठकर मेरे पास आई और मुझसे कुछ करने को कहा। उन्होंने कहा कि उनका एक हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा है और फिर एक हाथ से इधर उधर खुजाने लगी। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। तब मैंने खुद को सहज करके उनकी मदद की। मैंने उनकी पीठ को सहलाया तो अचानक से मेरा उनसे छू गया। उसने तुरंत कहा, क्या हो रहा है? अपनी माँ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने कहा, नहीं, ये सब अनजाने में हो गया। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी माँ हूँ, भले ही सौतेली ही सही। तब मैंने माफ़ी मांगते हुए कहा कि ये गलती से हो गया मम्मी। उन्होंने कहा, तुझे ज़्यादा गर्मी चढ़ी है इसलिए तूने ऐसा किया। मैंने कहा, नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें तब से देख रही हूँ, मुझे खुजली हो रही थी इसलिए मैंने खुजाया, लेकिन तुम्हारा ध्यान वहाँ चला गया। तब मैंने दोबारा माफ़ी मांगी और कहा, ये ऐसा फिर से नहीं होगा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा गुस्सा हूँ। फिर उन्होंने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, मेरा बेटा डर गया, मेरा बेटा डर गया। तब वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी। फिर उन्होंने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, अब कैसा लग रहा है? मैंने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसने मुझे सोफे पर ढकेल दिया और कहा, अब देखो मुझे कैसा लग रहा है। तब मैंने उन्हें देखकर कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मम्मी। तब उसने पोज देते हुए कहा, मुझे मॉडल की तरह देखो। फिर मैंने देखा और कहा, यार मम्मी, तुम बहुत खूबसूरत मॉडल लग रही हो। तब उसने फिर मुझे चिढ़ाते हुए कहा, क्या नई उस लड़की से भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हूँ जिससे तुम कोने में चिपक रहे थे? तब मैंने कहा, मम्मी, तुम्हारी तुलना किसी से नहीं हो सकती। तब उसने कहा, तो फिर उस छिपकली के अंदर तुम्हें क्या पसंद आया? तब मैंने जवाब दिया कि वो मजाक था मम्मी। फिर उन्होंने कहा, छोड़ो अब ये सब, चलो आज की रात को, नया साल को नए तरीके से शुरू करते हैं। तब मैंने उन्हें उठाया और कहा, क्या तुम तैयार हो? उसने मुझे मारते हुए कहा, अगर मैं तैयार नहीं हुई तो तुम मुझे रात भर ऐसे ही उठाए रखोगे। मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। फिर उन्होंने हंसते हुए मेरे गाल पर चुटकी काटी और कहा, तुम्हें हमेशा जल्दबाजी होती है। फिर मैंने उन्हें उठाकर उसके कमरे में ले जाना शुरू किया। तब वो नाम मात्र के लिए मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वास्तव में वो कोई प्रतिरोध नहीं कर रही थी। फिर उसने लाइट जलाई और बिस्तर के पास खड़ी हो गई। मैंने कहा, बताओ अब क्या करना है? उसने कहा, ये गलत है। तब मैंने कहा, मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन अब क्या सही है क्या नहीं, ये सोचने का वक्त नहीं है। फिर मैंने उसे समझाया, किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने क्या किया है, ये हमारे बीच ही रहेगा। तब उन्होंने कहा, लेकिन मुझे तो पता चलेगा ना, फिर मुझे बाद में कैसा लगेगा? अभी तो मज़ा आ रहा है, लेकिन बाद में देखना भी नहीं चाहोगे। हमारे बीच की दोस्ती बहुत कीमती है। तब मैंने कहा, आज अगर हमने कुछ नहीं किया तो सब बदल जाएगा। मुझे तुम सच में बहुत पसंद हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ, एक दोस्त के रूप में। तब उसने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, आज के बाद कभी कुछ मत उम्मीद करना। मैंने खुशी से कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ। फिर उसने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। उसने कहा, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? मैंने कहा, अगर तुम्हें नहीं करना है तो मैं चला जाता हूँ। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस खींचा और कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता? तब मैंने कहा, तुम पहले क्यों आंखें बंद करके लेटी थीं? उसने कहा, लाइट मेरी आंखों में पड़ रही थी। फिर मैंने लाइट बंद कर दी और बिस्तर पर लेट गया। दोस्तों, तब मैंने पहली बार अपनी सौतेली माँ से ये सारी बातें की। पार्टी के बाद हम पहली बार अकेले मिले थे। तब वो उठी, फिर लाइट जलाई और बाथरूम गई और वापस से आकर बिस्तर पर लेट गई। तब भी मैंने उसे देखा और कहा, मम्मी, तुम बहुत सुंदर लगती हो। उसने कहा, अब तो मैं पतली हो गई हूँ, क्या अब भी पसंद आती हूँ? मैंने कहा, तुम्हें तो मैं कैसे भी पसंद करता हूँ, तुम हमेशा खूबसूरत लगती हो। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे पापा आज नहीं आएंगे, आज रात हम दोनों अकेले हैं।
अब दरवाज़ा बंद कर दो और फिर खोलना मत। मैंने कहा, वाह मम्मी, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे लगता था कि तुम पुराने ख्यालों की हो। तब उन्होंने कहा, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ, जो भी मन में हो वो कर लेती हूँ। अब अगर तुम्हारे मन में भी कुछ हो तो खुलकर मुझसे कहो। तब मैंने कहा, मुझे तुम्हें नाम से पुकारने का मन है। इस पर उन्होंने कहा, तो फिर पुकारो ना। तब मैंने पहली बार अपनी सौतेली माँ को उसके नाम से पुकारा और फिर हम दोनों मिलकर हंसने लगे। उसी हंसी मजाक में मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, क्या पापा आपसे प्यार नहीं करते? उन्होंने कहा, अब नहीं, बस महीने में 1-2 बार, वो भी बहुत मुश्किल से। मैंने कहा, सच में? उन्होंने कहा, हाँ सच में। फिर मेरी सौतेली माँ ने कहा, वैसे भी तेरे पापा तो मुझसे 15 साल बड़े हैं, अब कहाँ इतनी जान बची है उनके अंदर। तेरे पापा तो वाकई बूढ़े हो गए हैं। ये कहते हुए वो हंसने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने मम्मी को देखा और कहा, तुम्हें क्या चाहिए मम्मी? उसने मुझे मुस्कुराते हुए कहा, तू सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, मेरा दोस्त भी है। जब भी तेरा मन करे तू आ जाया कर मेरे पास, मैं तुझे कभी ना नहीं कहूँगी। मैं तेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। मैंने कहा, तो आज की रात बस हम दोनों के लिए है। तब हम दोनों ने एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बातें करना शुरू किया। तब उन्होंने बताया कि कैसे उसने अपनी जवानी में इतनी मुश्किलें झेली और कैसे उसने सब कुछ संभाला। मैंने भी अपने मन की बातें उन्हें बताईं, जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई थी। फिर उन्होंने कहा, तू जानता है बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। तूने हमेशा मेरा साथ दिया। आज रात हम बस एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। फिर मैंने उन्हें गले लगा लिया और कहा, मम्मी तुम सबसे अच्छी हो। फिर हम दोनों ने मिलकर थोड़ा और समय बिताया, हंसते बोलते और पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए। फिर मम्मी ने कहा, अब चल सोने का समय हो गया है। मैंने उसे बिस्तर पर सुलाया और खुद भी पास में ही लेट गया। तब हम दोनों ने आंखें बंद की और एक दूसरे के पास होने की गर्मी महसूस की। उस रात के अंधेरे में मैंने महसूस किया कि मम्मी मेरे लिए क्या मायने रखती है और मैं उसके लिए क्या हूँ। फिर सुबह जब आंखें खुलीं तो मैंने देखा कि मम्मी अब भी सो रही थी। मैंने धीरे से उठकर उन्हें देखा और फिर किचन में जाकर उनके लिए चाय बना लाया। जब वो जागी तो मैंने कहा, गुड मॉर्निंग मम्मी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। उस दिन से हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। जब से हमने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करने लगे, वो रात हमारी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेकर आई थी, जिससे हम दोनों ने एक दूसरे की ओर भी करीब से जाना और समझा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टाइप करें। शादी के बाद मैं और मेरे ठरकी बूढ़े ससुर घर पर अकेले होते थे। जब भी मेरे सीने से दुपट्टा सरक जाता तो मेरे ससुर ये देखकर अपने सूखे होंठों पर ज़बान फेरते और दौड़ते हुए बाथरूम में चले जाते। एक रात मेरे पति घर पर नहीं थे, तब ससुर ने बुलाया और कहने लगे, बहू मुझे गरम गरम दूध ला दो। मैं दूध लेकर आई तो उन्होंने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, ये वाला नहीं। इतना कहकर ससुर जी ने दुपट्टा उतार कर मेरे दोनों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरी शादी को अभी 2 दिन ही गुजरे थे। मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ देकर पुकारा। मेरे ससुराल में बस मेरे ससुर ही रहते थे और मेरे शौहर ने शादी की रात ही मुझे ख़ास ताकीद की थी कि मेरे वालिद को गुस्सा बहुत आता है, उन्हें कभी भी किसी बात से इनकार न करना, वरना वो गुस्से से पागल हो जाते हैं। और उस दिन से मैं भी यही देख रही थी। जब भी वो मेरे शौहर फराज को एक आवाज़ देते, तब मेरे शौहर की तो जैसे रंगत ही उड़ जाती थी, होश हवास उड़ने लगते थे। वो फ़ौरन से मेरे कमरे से बाहर निकल जाते। अपने शौहर की बदहवासी देखकर मेरे दिल में भी ससुर का बड़ा रोब था। गुस्से में तो वो वाकई रहते थे। शादी के 2 दिन ही गुजरे थे और आज तीसरा दिन था कि जब सुबह सुबह फराज ने मुझसे कहा कि आज हम साहिल समंदर पर घूमने जाते हैं। मैं भी खुश हो गई थी।
لیکن اس وقت میرے سسر نے فراز کو پکارا تو وہ فوراً سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ باہر سے مجھے اپنے سسر کے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 2 دن شادی کے ہنگامے میں گزر گئے، تمہیں احساس بھی ہے کہ فیکٹری میں تمہارے نہ ہونے کی وجہ سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور آج پھر سے تم چھٹی کر کے بیٹھ گئے ہو۔ ابھی کے ابھی فیکٹری پہنچو، تمام ورکرز کے سر پر کھڑے ہو جاؤ تاکہ وہ ٹھیک سے کام کریں۔ تمہاری شادی میں نے اس لیے نہیں کی تھی کہ تم اپنے کمرے میں گھس کر اپنی بیوی سے چپک کر بیٹھے رہو۔ اپنی بیوی سے بھی کہو کچن کی ساری ذمہ داری سنبھالے۔ یہاں کوئی اور عورت نہیں ہے جو اس کے ناز و نخرے اٹھائے گی۔ یہ سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن میں خون کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ ابھی 2 دن ہی تو ہوئے تھے ہماری شادی کو، اور ان 2 دنوں میں بھی ناشتہ میں ہی بنا کر دے رہی تھی، جس پر میرے سسر کئی نقص نکال چکے تھے۔ لیکن فراز نے مجھے بڑے پیار اور محبت سے سمجھایا تھا کہ ابو کی بات کا برا مت منانا۔ 2 دن تو میں اسی کشمکش میں تھی کہ سسر کا مزاج آخر ایسا کیوں ہے، لیکن آج تو شور شرابہ میرے سسر نے مچایا تھا، میں تو مزید گھبرا کر رہ گئی تھی۔ فراز جب کمرے میں داخل ہوئے تب ان کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ کہنے لگے، یار معذرت چاہتا ہوں، مجھے فیکٹری جانا پڑے گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کام پہلے ہے، ساحل سمندر پر ہم پھر کبھی چلے جائیں گے۔ میں نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ فراز تو فوراً فیکٹری چلا گیا۔ میں کچن میں آ کر بے دلی سے برتن دھونے لگی۔ شادی کے تیسرے دن میں نے ہی کھانا بنایا تھا، گھر کے سارے کام بھی کیے۔ میرے سسر نے ملازمہ کو جواب دے دیا تھا، کہتے تھے کہ جب گھر پر بہو آ گئی ہے تو صاف صفائی بھی وہی کرے گی۔ میں نے پورے گھر کی صفائی کر لی تھی اور تھک ہار کر اب میں اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جانے لگی۔ تب میرے سسر نے مجھے آواز دی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں نے سر پر اچھی طرح سے دوپٹہ اوڑھا، لیکن دوپٹہ ریشمی تھا، اس لیے جب اپنے سسر کے کمرے میں گئی تو اچانک ہی میرا دوپٹہ سینے سے سرک گیا۔ میں نے پوچھا، جی ابو جی، کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ انہوں نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک بڑے غور سے دیکھا، پھر بڑے عجیب سے انداز میں اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگے، پھر کہنے لگے، مجھے دودھ پینا ہے۔ یہ سن کر مجھے سب سے پہلے اپنے دوپٹے کا خیال آیا، کیونکہ میرے سینے سے دوپٹہ سرک چکا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے اپنے سسر کی حرکت بڑی ہی عجیب لگی تھی۔ سسر تو باپ کی جگہ ہوتا ہے، اور باپ کبھی بھی بیٹیوں کو سر سے پیر تک نہیں دیکھتے۔ میں فوراً سے کچن میں آ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے فریج کھولا اور دودھ کا گلاس بھر کے دوپٹہ اچھی طرح سے خود پر لپیٹا اور اپنے سسر کے کمرے میں آ گئی۔ سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر جاتی، میرے سسر مجھ سے کہنے لگے کہ تھوڑی دیر میرے بھی پاس بیٹھ جایا کرو، بات کر لیا کرو، گھر میں اب تمہارے علاوہ تو کوئی ہوتا نہیں ہے، میں پورا دن اکیلا بیٹھا بور ہو جاتا ہوں۔ یہ سن کر میں تھوڑا پریشان سی ہو گئی تھی۔ میرے سسر کے کمرے میں صرف ایک بیڈ تھا، الماری تھی، بیٹھنے کے لیے کوئی الگ سے کرسی نہیں تھی، اس لیے مجھے مجبوراً بیڈ کے کنارے پر ہی بیٹھنا پڑا۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دودھ کا گلاس پکڑ کر منہ کو لگایا تب فوراً سے پیچھے کر لیا۔ کہنے لگے، اتنا ٹھنڈا دودھ؟ نہ بابا نہ، یہ میں نہیں پی سکتا، مجھے تو گرما گرم دودھ پینا پسند ہے۔ یہ کہتے ہوئے پھر ان کی نظریں میرے چہرے سے ہوتی ہوئی میرے پورے وجود پر سفر کرنے لگیں۔ ان کی نظروں میں ایسا جانے کیا تھا کہ میں الجھن کا شکار ہونے لگی۔ میرے ہاتھوں میں تری اترنے لگی، چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ کہنے لگے، جاؤ اسے گرم کر کے لا دو۔ میں نے دودھ کا گلاس پکڑا اور بھاگتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ویسے تو 2 دن سے میرے سسر بڑے ہی غصے میں بات کرتے دکھائی دے رہے تھے جب میرے شوہر گھر میں ہوتے تھے، لیکن آج تو ان کا لہجہ بڑا ہی دھیما تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ میرے وہی سسر ہیں جو 2 دن سے فراز کو چلا چلا کر بات کر رہے تھے اور غصے سے فراز سے باتیں کر رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے۔ میں نے دودھ کو پتیلے میں ڈال کر ذرا سا گرم کیا اور پھر سے گلاس میں ڈال کر اپنے سسر کے پاس چلی گئی۔
जैसे ही मैंने गिलास उनके आगे बढ़ाया, उन्होंने गिलास के साथ साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मुझे तो जैसे पूरे वजूद में करंट सा लग गया था। मैंने फौरन घबरा कर हाथ पीछे करना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं जल्दी से बाहर जाने लगी तो कहने लगे, अरे बाहर कहाँ जा रही हो, यहाँ बैठो ना मेरे पास, मुझसे बातें किया करो। ये तन्हाई का नाग तो मुझे अब और भी ज़्यादा डसने लगा है। ये कहकर उन्होंने ठंडी आंखें भरी थीं। मुझे तो उनकी ये बात सुनकर अजीब सा महसूस होने लगा था। फिर कहने लगे, तुमने अपनी शादी के अगले रोज़ मैरून रंग का जो फैंसी जोड़ा पहना था ना, बड़ा जच रहा था तुम पर। आज शाम को वही पहन लेना। ये सुनकर भी मुझे बहुत बुरा लगा। ये फरमाइश तो फराज को मुझसे करनी चाहिए थी, ना कि मेरे ससुर को। अब तो मेरे ससुर ने रोज़ का तमाशा ही पकड़ लिया था। जब फराज फैक्ट्री जाता, मेरे ससुर मुझे अपने कमरे में बुला लेते, मुझे अजीब सी नज़रों से देखते, बार बार अपने खुश्क होंठों पर ज़बान फेरने लगते। फिर कहते, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध ला कर दो। मैं दूध का गिलास लेकर जाती तो मेरा हाथ पकड़ लेते। कहते, मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो। मैं भला क्या बातें करती उनसे। मैं काम के बहाने बनाने लगती कि मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं। असल में मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अब मेरा दिल बेचैन होने लगा था। सोच रही थी कि मैं फराज से बात करूं, लेकिन कैसे करती। वो तो अपने बाप के सामने कांपता था, एक लफ्ज़ नहीं कहता था, सर झुकाए अब्बा जी कहता रहता था। एक दिन ऐसे ही मैं अपने किचन में काम कर रही थी कि मेरे ससुर अचानक से किचन में आ गए, और फिर जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया, मैं अपनी इज्जत बचाकर अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, बेड पर बैठ गई। बदहवासी मुझ पर बुरी तरह सवार थी। मेरा पूरा वजूद हिल रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे ससुर मेरे साथ इस तरह की कोई हरकत कर सकता है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं सोच चुकी थी कि मैं फराज से बात करूंगी। मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया, अपने आप को कमरे में बंद कर चुकी थी। कई बार मेरे ससुर मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा चुके थे कि उन्हें भूख लगी है, खाना दे दूं, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया। मेरी जगह कोई भी होता तो शायद वो भी यही करता जो मैंने किया था। रात को मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाया गया। मेरे शौहर फराज थे। कहने लगे, शबनम दरवाज़ा खोलो। ये क्या बदतमीज़ी है, क्यों तुमने सुबह से दरवाज़ा बंद किया है। मैं कमरे में बैठी हुई फराज की आवाज़ सुनकर जल्दी से खड़ी हो गई और जाकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो दोनों बाप बेटा मुझे बड़े गुस्से से देख रहे थे। फराज कहने लगा, तुम में ज़रा भी शर्म हया है। मेरा बाप सुबह से भूखा बैठा है और तुमने इन्हें रोटी तक नहीं दी है। ये शुगर के मरीज़ हैं, अगर अब्बू की तबीयत ख़राब हो जाती तो इसका ज़िम्मेदार कौन होता। मैंने कहा, मैं इनकी ज़िम्मेदारी नहीं संभाल सकती, बेहतर है कि आप और कोई इंतज़ाम कर लें। मेरा ये कहना था कि फराज गुस्से से तिलमिला उठा। कहने लगा, ये क्या बदतमीज़ी है। पीछे से मेरे ससुर कहने लगे, देख रहे हो तुम, अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए हैं इस महारानी को आए हुए, और अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए। मुझे पहले ही पता था ये लड़कियां शादी के बाद क्या करती हैं, और अलग होने के ख्वाब तो पहले ही आंखों में सजा लेती हैं। फराज कहने लगा कि आज तो तुमने ये बात कह दी, आइंदा अगर कही तो हाथ में तलाकनामा पकड़ाकर तुम्हें रुखसत कर दूंगा। ये सुनना था कि मेरा रंग उड़ गया। मेरे बाप की पहले ही 5 बेटियां थीं। वो बहुत ही गरीब और नेक इंसान थे। बड़ी मुश्किल से जहेज इकट्ठा करके एक एक बेटी की शादी कर रहे थे। मेरी माँ भी मुझे रुखसती के वक्त कह चुकी थी कि कभी भी लड़कर हमारे घर पर मत आना, अपने शौहर और ससुर की हर बात मानना, अपना घर बसाने की कोशिश करना। लेकिन जो कुछ मेरे ससुर चाहता था वो मैं नहीं कर सकती थी। उसकी हरकतें, उसकी बेबाकियाँ, उसकी औस्ताखियाँ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। उस वक्त फराज जितने गुस्से में था, मैं उन्हें सच बताती भी तो वो यकीनन मुझे झूठा कह देते। मैंने कोई जवाब न दिया, जाकर बेड पर बैठ गई। मेरे ससुर कहने लगे, फराज, इसको आखिरी बार अच्छे से समझा दो, इसके दिमाग को दुरुस्त कर दो, वरना मैं फिर इसकी माँ से जाकर बात करूँगा। इसके बाप से कहूँगा कि संभाले अपनी बेटी को। ये कहकर वो गुस्से से चले गए।
میں نے ایک गुस्सैल नज़र अपने ससुर पर डाली। फराज कहने लगे, मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम्हारे सर पर कौन से 10 अफराद का बोझ है जो तुमसे संभाला नहीं जाता? अरे मेरा एक ही तो बाप है, ना माँ है ना ही कोई भाई बहन है। ऐसी ज़िंदगी के लिए तो लड़कियां ख्वाहिशें करती हैं जहाँ उनके सर पर कोई जिम्मेदारी ना हो। मैंने कहा कि काश मेरी सास और तेवर और ननद होते तो आज मैं इन मसाइल से ना गुजर रही होती जिनसे मैं अब गुजर रही हूँ। मेरी बात पर वो मुझे गुस्से से देखने लगा। कहने लगे, ऐसे कौन से मसले पैदा कर दिए हैं मेरे बाप ने तुम्हारे सर पर? सिर्फ 2 वक्त की ही तो रोटी देनी पड़ती है, वो भी तुम्हें बहुत बोझ लग रही है। देखो, मैं अपने घर में फसाद नहीं चाहता। मैं फैक्ट्री से थका हारा आता हूँ और आते ही ये सब कुछ नहीं देख सकता। मुझे सुकून चाहिए। मैंने शादी सुकून हासिल करने के लिए की है, ना ही ये फसाद देखने के लिए। फिर मैंने कहा, देखो फराज, ऐसा करें, आप ना अपने बाप की शादी करवा दें। मेरा ये कहना था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ फराज ने मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगे, शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह की बातें करते हुए? ये मेरे बाप की उम्र है शादी की। क्या मेरा बाप की 2 रोटियां भी तुम पर इतनी बोझ बन गई हैं जो तुम्हें पकानी भारी पड़ रही हैं? मैंने कहा, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। वो कहने लगा, ये कौन सी बात है जिसे मैं समझूं? बेतुकी सी बातें हैं। मेरे बाप की उम्र 65 साल है, कब्र में पाँव हैं उनके, शुगर के मरीज हैं, और तुम चाहती हो इस उम्र में मेरा बाप एक औरत की जिम्मेदारी संभाले? अब मैं उन्हें क्या बताती कि उनका बाप अपने ही बेटे की बीवी पर नज़र रखे हुए है। मैंने कहा कि आप शादी करा दें, मैं आपके बाप और माँ दोनों को संभाल लूँगी। मेरी बात पर वो गुस्से से मुस्कुराए। कहने लगे कि मेरे एक बाप की 2 रोटियां तुमसे पकाई नहीं जा रही, तुम मेरी सौतेली माँ को संभालोगी। देखो, ये घर, कारोबार, फैक्ट्री सब कुछ मेरे अब्बू के नाम है। अगर उनकी कोई बीवी की हैसियत से आ गई घर में तो वो सब कुछ अपने कब्जे में कर लेगी, मुझे और तुम्हें धक्के मार कर निकलवा देगी इस घर से। अब्बा के गुस्से से तुम अच्छी तरह से वाकिफ़ हो। जब गुस्से में आते हैं तो किसी का लिहाज नहीं करते। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता हूँ। अब दोबारा से शादी का नाम मत लेना। ये कहकर वो मेरे कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं सोच में पड़ गई कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं अपने ससुर की इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और मेरे मायके जाने का मतलब था कि मैं अपना घर खुद ही बर्बाद कर बैठूं। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती हैं। अपना घर बसाने के लिए क्या कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अब मैं तलाक ले लेती तो दोबारा मेरी शादी का सवाल पैदा ही नहीं होता था। अगर मैं तलाक याफ्ता हो जाती तो मेरी छोटी बहनों के भी रिश्ते आने बंद हो जाते। मैं टप टप आंसू बहाती अपने दुपट्टे से साफ करने लगी कि फ़ौरन से फराज की आवाज़ आ गई। कहने लगे, शबनम बाहर आओ, जल्दी से ऑमलेट और पराठे बना कर दो, अब्बू को बाज़ार का खाना हज़म नहीं होता। मैंने बाहर आकर ऑमलेट और पराठे बनाए और अपने कमरे में आ गई। मैंने उस रात खाना भी नहीं खाया था, लेकिन फराज ने एक बार भी मुझसे ये तक नहीं पूछा कि तुमने पूरा दिन कुछ खाया भी है या नहीं, तुम भी खाना खा लो। मर्द कभी भी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से मतलब होता है। फराज का शुमार भी ऐसे ही मर्दों में से था। मैंने उसके बाद अपनी ज़ुबान बंद कर ली। फराज जब फैक्ट्री चले गए तो मेरे ससुर मुझे आवाज़ देने लगते। मैं बड़ी मजबूरी और बेबसी में उनके कमरे तक गई। मुझे देखकर तो मेरा ससुर कातिलाना हंसी हंसने लगा था। कहने लगे, तुम क्या समझती थी तुम्हारे हुस्न का जादू मेरे बेटे के सर पर चढ़ जाएगा और तुम्हारी खातिर वो मुझे छोड़ देगा, मुझसे अलग होकर तुम्हें एक अलग घर लेकर देगा? अपनी सोच को बदलो लड़की, तो बेहतर है। मैंने उसके पर अच्छी तरह से काट रखे हैं। वो चाहकर भी कहीं नहीं जा सकता और ना ही तुम जा सकती हो, समझी तुम? मैंने इसीलिए किसी अमीर घराने की लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं की कि कहीं वो मेरे बेटे को उड़ाकर न ले जाए। इसलिए तुम्हें लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे बाप की हालत ऐसी नहीं है कि वो तुम्हारा घर बसाने के बाद दोबारा से तुम्हें अपने घर बैठा सके या अलहदा से कोई घर दिलवा सके। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो तो तुम वही करो जो मैं तुम्हें कहूँगा। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। कहने लगे, जाओ, जाकर मेरे लिए दूध लेकर आओ।
یہ لفظ میرے اندر آگ لگا دیتا تھا۔ میرا جی چاہا کہ پیٹرول ڈالوں اور خود کو آگ لگا لوں۔ ایسی ذلت مجھے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں اب یہی کرتی تھی کہ کھانا پینے کی چیزیں اپنے سسر کے کمرے میں پہنچا کر فوراً سے باہر آ جاتی، نہ ان کے پاس بیٹھتی نہ ان سے باتیں کرتی، زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارنے لگی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، میرے سسر نے تو فراز کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ رات کو کھانا کھا رہے تھے، میں نے اپنے سسر کی فرمائش پر بریانی اور شامی کباب بنائے تھے۔ بریانی بہت ہی اچھی بنی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے کہنے لگے کہ آج تو بہو نے میرا دل خوش کر دیا، بڑے مزے کا کھانا بنایا ہے۔ فراز بھی یہ سن کر مسکرانے لگا، مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا، لیکن مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی۔ پھر جیب سے میرے سسر نے 10,000 روپے نکالے اور میری طرف بڑھا کر کہنے لگے، یہ لو پکڑو، تمہارا انعام ہے، اسے رکھ لو۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں اپنا فرض نبھا رہی ہوں، مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ میرا انکار کرنا تھا کہ فراز مجھے گھورنے لگا، کہنے لگا ابو اپنی خوشی سے دے رہے ہیں نا، انکار نہیں کرتے، رکھ لو پیسے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے 10,000 روپے پکڑ لیے۔ میں برتن اٹھانے کے لیے جیسے ہی کھڑی ہوئی، میرے سسر بھی جلدی سے کھڑے ہو گئے، میری طرف دوڑ کر مجھے کس کر گلے لگا لیا اور میرے ماتھے پر بوسہ بھی دیا۔ میں تو یوں تھی کہ جیسے پتھر کا مجسمہ۔ کہنے لگے میں تمہارے بدلے ہوئے رویے پر بہت خوش ہوں، ایسے ہی رہو گی تو بہت جلد میرے دل میں جگہ بنا لو گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں فراز کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر کوئی بھی تاثرات نہیں تھے، لیکن مجھے یہ چیز بہت بری لگی۔ میں نے کہا کہ یہ ابو کا کون سا طریقہ ہے؟ میں ان کی سگی بیٹی نہیں ہوں، ان کو چاہیے کہ مجھ سے فاصلے سے بات کیا کریں۔ ان کا کیا حق بنتا ہے مجھے اپنے ساتھ لگانے کا؟ اللہ تعالیٰ نے تو باپ اور بیٹی کا بھی فاصلہ رکھنے کے لیے کہا ہے، اور ماں بیٹے کا بھی۔ میری اس بات پر فراز بھڑک اٹھا، کہنے لگا تم اتنی چھوٹی سوچ کی مالک ہو سکتی ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا باپ تمہیں اپنی بیٹی سمجھتا ہے، کیا ہو گیا جو انہوں نے تمہیں ذرا سا گلے لگا لیا، تمہارے سر پر پیار کر دیا؟ عجیب لڑکی ہو تم، بجائے اس کے کہ ابو کے دل میں جگہ بناؤ، تم ہر وقت ہر بات پر اعتراض کرتی ہو۔ وہ دھیمے لہجے میں مجھ پر اکڑ کر بول رہا تھا، کہنے لگا شکر کرو ابو نے یہ باتیں نہیں سنی، ورنہ مزید مصیبت میں پڑ جاتی۔ میرے سر پر پھر انگلی اٹھا کر مجھے طنز کرنے لگا، کہنے لگا میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، شبنم اپنا رویہ ابو سے ٹھیک کر لو۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا فراز میری برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے، ایسا کرو مجھے زہر لا کر دے دو یا پھر اپنے ابو کی شادی کروا دو۔ یہ کہہ کر میں تو کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی باہر کی ڈور بیل بجی، پھر باہر سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ میں کمرے سے باہر آئی تو مجھے پتہ چلا کہ میرا ایک دیور بھی ہے، جو دبئی میں تعلیم حاصل کرنے گیا تھا اور وہ اب واپس آ چکا ہے، وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ۔ میرے دیور نے اپنی پسند کی شادی کی اور میرے سسر اس سے ناراض تھے، اسی لیے اسے گھر آنے کی اجازت نہیں دی۔ نہ ہی اس بات کا علم میرے گھر والوں کو تھا کہ فراز کا کوئی اور بھائی بھی ہے۔ ان دونوں میاں بیویوں کو دیکھ کر میں حیران تھی۔ میرے سسر ابھی بھی بڑے غصے میں کھڑے تھے، کہنے لگے کہ اگر اپنی مرضی سے شادی کی تھی تو پھر یہاں کیوں واپس لائے ہو، وہیں رہتے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ پھر فراز نے بھی کہا کہ ابو غصہ جانے دو، چھوڑ دو نا، جو ہونا تھا ہو چکا ہے، عمران کو گلے لگا لیں۔ بہرحال میری دیورانی بھی آ چکی تھی، کافی خوبصورت تھی، دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ میں نے بھی شکر ادا کیا تھا کہ اب میں گھر پر اکیلی نہیں ہوں۔ کافی خوش مزاج اور باتونی قسم کی لڑکی تھی، میرے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ عمران بھی فراز کے ساتھ فیکٹری جانے لگا تھا۔ میرے سسر کی توجہ مجھ سے ہٹ کر اب میری دیورانی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ایک رات کھانا کھانے کے دوران کہنے لگے کہ اب میرے سارے کام چھوٹی بہو کرے گی۔ وہ بھی خوشی خوشی تیار ہو گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے ابو، آپ کو جو بھی چاہیے ہو آپ مجھ سے مانگا کریں۔ عمران بھی یہ سن کر مسکرانے لگا۔ لیکن چند دن گزرے کہ ایک بار میری دیورانی امرین جب سسر کے کمرے سے باہر آئی تو بڑی بدحواس تھی، بار بار اپنے چہرے کا پسینہ پوچھ رہی تھی۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ کچن میں آ کر چپ چاپ برتن دھونے لگی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا امرین؟ وہ کہنے لگی
मुझे अब्बू की आदतें बड़ी अजीब लगती हैं। अजीब सी नज़रों से देखते हैं, अजीब तरह की बातें करते हैं, जिन्हें सुनकर मेरे कानों की लौ तक सुर्ख हो जाती है। कहने लगी मैं तो इमरान से बात करूंगी। वो तो कहते थे कि उसके अब्बू बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो बात बात पर अपने करीब करते रहते हैं। कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी गले लगा लेते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा ये दोनों भाई कभी भी अपने बाप की बात नहीं टालते। मैं भी इसी तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन फराज ने मेरी कभी भी नहीं सुनी। वो कहने लगी लेकिन मैं तो इमरान से साफ कह दूंगी। अगर अब्बू ने यही रवैया रखा तो मैं तो उससे कह दूंगी कि अलग घर लेकर दे। वही फसाद फिर से बरपा हुआ था, जो कि मेरे और फराज के बीच हो चुका था। इमरान कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ 2 साल बैरूने मुल्क में अकेला रह चुका हूँ। अब मेरे घर पर तुम क्या आई हो? 4 दिन अब्बू की रोटी बनाकर क्या देनी पड़ी? तुमने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। वही बहस हुई जो फराज की मेरे साथ कई बार हो चुकी थी। अमरीन तलाक मांगने लगी। मेरा शौहर फराज जब मेरे कमरे में आया तो काफ़ी चुप चुप सा था। मैंने कहा फराज, आप अब भी यही कहेंगे कि मैं गलत थी? जो शिकायत मुझे अब्बू से थी आज वही अमरीन को भी है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तो अब्बू भी गलत हैं। मैं आपसे सच कह रही हूँ, उन्हें एक बीवी की ज़रूरत है। बेशक उनकी उम्र 60-65 साल है। आपको तो चाहिए था कि आपकी अम्मी की मौत के बाद कुछ अरसे बाद ही उनकी शादी कर देते, ताकि वो हमें सच में बेटियां ही समझते। मेरी बात शायद फराज की अकल में आ गई थी। एक बार उन्होंने अब्बू से दूसरी शादी के लिए कहा तो पहले तो वो नाराज़ हो गए। कहने लगे मैं इस उम्र में शादी करूँगा? तुम लोगों का दिमाग ख़राब है क्या? तो फिर फराज ने कहा कि एक बेवा औरत है, अगर आप उसे सहारा दे देंगे तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। वो औरत भी 50-55 साल की है और भाइयों के रहमो करम पर पड़ी हुई है। मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रही है। पहले तो अब्बू ने नाजो नखरे दिखाए, लेकिन फिर 2-4 दिन बाद खुद ब खुद कहने लगे कि ठीक है मैं उससे निकाह कर लेता हूँ। चंद दिन में ही मेरे ससुर का निकाह हो गया और उससे फ़र्क ये पड़ा कि घर का माहौल काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था। फराज अब मुझसे खुद कहते थे कि तुमने ठीक कहा था, अब्बू को एक बीवी की ज़रूरत थी। मेरी नई सास मेरे ससुर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। अब मेरे ससुर की नज़रें भी हम पर बेबाकी से नहीं उठती थी। हमारे मुआशरे में ये चीज़ बहुत आम हो गई है कि अगर बाप की उम्र ज़्यादा हो जाए तो औलाद उन्हें दूसरी शादी नहीं करने देती और एक महाज खड़ा कर देती है, जिसकी वजह से ऐसी मुश्किलात का सामना आने वाली बहुओं को करना पड़ता है, जैसा कि मुझे और अमरीन को करना पड़ा था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।